मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। कल की कक्षा को फिर से कितने जनों ने रिवाइज किया है? या कल जिस प्रकरण के ऊपर अपनी चर्चा हुई थी, कितने जनों ने रिवाइज किया है? हो गया है। कल किन किन तर्कों की बात आई थी? मतलब अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक कर्म। मैं अब फटाफट 2 मिनट में इसको कवर करके आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे सकते, अपन आगे भी बढ़ना चाहते हैं। कल तर्क क्या दिए थे? अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक कर्म के बंध के लिए 3 तर्क दिए थे मैंने। एक तो यहाँ पर पंडित जी साहब ने दिए थे और दिया था, और 2 तर्क मैंने दिए थे। बताइएगा। एक तो आपने ये दिया था संसारिक जीव मूर्तिक होने के नाते मूर्तिक कर्म को उसका बंधन हो जाता। बराबर। और ये अपेक्षा किसकी थी? मतलब कौन से आचार्य ने अपेक्षा दी है? राजवार्तिककार आचार्य अकलंक देव ने। बराबर। एक और अपेक्षा दी थी मैंने। कल मैंने ग्रंथ का नाम गलत बोल दिया था। मैंने समय सार की गाथा 173 174 कहा था। समय सार नहीं, प्रवचन सार की गाथा नंबर 173 और 174 है, जहाँ पर 173 में प्रश्न पूछा कि शशि जी कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, मैं समय सार वही बोल रही थी 173। हाँ, तो समय सार 173 174 में नहीं है। हाँ, प्रवचन सार में है 173 174 में, जहाँ पर वो प्रश्न उठाया गया कि आत्मा अमूर्त है, बाकी पुद्गल द्रव्य मूर्त है, फिर भी इनका बंधन कैसे होता है? तो जिस प्रकार से अमूर्तिक आत्मा पौद्गलिक वस्तुओं को जानता है, मूर्तिक पुद्गल को जानता है, उसी प्रकार उसी अपेक्षा से वो उनसे बंधता भी है। मैं आपको फटाफट 2 मिनट में पढ़ के भी दिखाता हूँ। मेरे सामने ग्रंथ भी है 173 और 174। यस, हाँ, अगर आचार्य जयसेन की कॉपी होगी तो उसमें पेज नंबर 264 है प्रवचन सार में। तो देखिए, मैं सीधा पढ़ता हूँ। अब अमूर्त शुद्धात्मा का विशेष कथन किए जाने पर अमूर्त जीव का मूर्त पुद्गल कर्मों के साथ बंध कैसे होता है, ऐसा पूर्व पक्ष प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये 173 की बात आई। अब 174 में देखिए, अब ऐसे अमूर्त आत्मा का भी नए विभाग से बंध होता है, ऐसा प्रत्युत्तर देते हैं। गाथा का अर्थ सीधा पढ़ता हूँ। रूपादि से रहित आत्मा जिस प्रकार रूपादि द्रव्यों और गुणों को देखता जानता है, उसी प्रकार उनके साथ बंध जानो। ठीक है, जिस प्रकार उनको देखता जानता है, उसी प्रकार बंध को भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको ढूंढ निकालना है कि ऊपर जो लाइन लिखा है, अमूर्त आत्मा का भी नए विभाग से बंध होता है, नए विभाग कहकर के यहाँ पर कौन सा नए लगाया गया है? ठीक है, ये आपको ढूंढ करके आना है। आपको मैंने रेफरेंस भी दे दिया है, प्रवचन सार गाथा क्रमांक 173 174 173 174, इनको पढ़िएगा और फिर वहाँ जो लाइन लिखी है नए विभाग से बंद होते हैं, आपको ढूंढ निकालना है कि कौन सा नए विभाग बताया गया है। ठीक है,
हाँ, अभी नहीं बताएंगे कोई, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। ओके, चलिए। और पंडित जी साहब ने यहाँ पर तर्क ये दिया था, एक टेम्पररी उदाहरण तर्क दिया था। ध्यान रखना, प्रकरण तो प्रवचन सार का जो चल रहा है ना, सेम टू सेम प्रकरण यहाँ पर लिया है, तर्क उन्होंने अपनी बुद्धि अनुसार दिया है। यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार अगम्य पुद्गल, इंद्रिय गम्य पुद्गल और इंद्रिय अगम्य पुद्गल इनका बंधन होता है, उसी प्रकार इंद्रिय गम्य होने योग्य और इंद्रिय गम्य न होने योग्य ऐसे दो वस्तुओं का भी बंधन संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रिय गम्य न होने योग्य कौन? अमूर्तिक जीव। और इंद्रिय गम्य होने योग्य कौन? मूर्तिक कर्म। ठीक है। हाँ, और इसमें एक बात ध्यान रखना, उन्होंने साफ साफ उल्लेख किया है कि ये जो बंधन कह रहे हैं हम, ये जो जुड़ान कह रहे हैं, ये गठबंधन कह रहे हैं, ये कारण कार्यपना संबंध लगाना, कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल भी नहीं लगाना। कारण कार्य और कर्ता कर्म में क्या फर्क है? कारण कार्य कह करके निमित्त नैमित्तिक पने की बात आती है, कर्ता कर्म कह करके कर्म की वजह से डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, जबकि ये बात संभव नहीं है। ठीक है, आएगी आने वाले प्रकरणों में ये भी चर्चा आएगी कि क्यों संभव नहीं है। फिर तर्क ये भी बराबर से दिया जाएगा। समझ, एक बार फिर से बोलेंगे, कारण कार्य की अपेक्षा से, कारण कार्य की अपेक्षा से, हाँ, कारण कार्य कह करके निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, कर्ता कर्म संबंध नहीं समझना, क्योंकि दोनों में अंतर है। ठीक है, अभी मैं इसको ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा क्योंकि प्रकरण में आने ही वाला है। ठीक है, चलिए। अब कल अपन ने एक और प्रकरण की चर्चा प्रारंभ की थी, कर्मों की चर्चा की थी, द्रव्य कर्म की चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें अपन ने एक छोटा सा चार्ट भी बनाया होगा। कर्म उसके 3 हिस्से किए थे, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। भाव कर्म को ही अपन ने संयोगी भाव कहा था, द्रव्य कर्म को ही अपन ने उसके द्रव्य कर्म को कुछ नहीं कहा था, नो कर्म को अपन ने संयोग कहा था। ये भी समझा था कि द्रव्य कर्म डायरेक्टली सामने नहीं आता है, वो दो कर्मों के माध्यम से सामने आता है। या तो हमें संयोग दिलाता है, संयोगी भाव दिलाता है, किसी एक की अपेक्षा से हमारे सामने आता है और अपना फल दे करके चले जाता है। उसमें यदि जीव राग द्वेष करता है तो नवीन बंध को प्राप्त होता है, राग द्वेष नहीं करता है तो नवीन बंध को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा अपन ने कल समझा था। फिर द्रव्य कर्म के अपन ने 2 भेद किए थे, एक घाती और एक अघाती। घाती कर्म की ये परिभाषा जानी थी कि जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को घाते उन्हें घाती कर्म कहते हैं, और जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों को ना घाते उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। बराबर। आज थोड़ा अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पंडित जी साहब जब चर्चा प्रारंभ करेंगे, पहले घाती कर्मों की चर्चा करते हैं। घाती कर्मों में वे ये बताते हैं कि अगर घाती कर्मों में क्षयोपशम पाया गया तब जीव की क्या अवस्था होती है, और उदय पाया गया तो क्या अवस्था होती है। ठीक है, ध्यान से समझना। उदय, जब भी किसी कर्म का उदय होगा, घाती कर्म का उदय होगा, तो समझना स्वभाव पर पूरा आवरण होगा। जैसे अभी अपन कह रहे हैं ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण का उदय है, क्षयपशम है। क्षयपशम कभी नहीं हुआ करता, यहाँ पर सीधा उदय है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरण की बात कहते हुए ये सर्वघाती प्रकृति है। हालांकि जो मैंने नियम कहा वो सर्वघाती प्रकृतियों में लागू होता है, देशघातियों में लागू नहीं होता है, परंतु फिर भी देशघाती प्रकृतियों में भी उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, लोड बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने तो बस जाते जाते एक बात कह दी। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से कह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदय होगा तब तो फिर स्वभाव प्रकट ही नहीं होगा, और क्षयपशम होगा तो थोड़ा सा उघाड़ पाया जाएगा। बराबर। अब ये ज्ञानावरण में भी लगाना, दर्शनावरण में भी लगाना, मोहनीय में भी लगाना और अंतराय में भी लगाना। ठीक है, एक काम कीजिए, एक चार्ट बनाइए। ये चार्ट है, अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप भरते जाएंगे। ठीक है, कॉलम बनेंगे 3,
कॉलम 3 बनेंगे। पहले कॉलम का हेडिंग होगा घाती कर्म, दूसरे कॉलम का हेडिंग होगा उसका उदय, तीसरे कॉलम का हेडिंग होगा उसका क्षयक्षम। बन गए 3 कॉलम। अरे कुछ तो रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ जी। हाँ ओके ओके ओके। अब पहले नंबर पर लिखेंगे ज्ञानावरण एंड दर्शनावरण, दोनों को साथ में लेंगे क्योंकि प्राय ज्ञानावरण दर्शनावरण को एक साथ ही ले जाते हैं, उनको कुछ अलग अलग देखा नहीं जाता है। कई सारे तर्क हैं जिनकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। ओके, अब देखिए पढ़ते हैं, फिर आप तुरंत भरते जाएंगे। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो सॉरी मैं ऊपर की 1-2 पंक्ति छोड़ चुका हूँ। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, ठीक है। अब कर्म कौन से हैं उनका नाम बताया जाएगा और उनका कार्य क्या क्या है ये भी बताया जाएगा। जैसे होता है ना, जब भी कोई प्रकरण नया होता है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कोई व्यक्ति कंपनी में नया ज्वाइन होता है तो सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये व्यक्ति है, ये काम करता है, वो व्यक्ति है वो ये काम करती है, तो ऐसा इंट्रोडक्शन कराया जाता है। उसी प्रकार कर्मों के, अब ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो सामने जीव बैठा है वो अभी अभी नया श्रोता है, उसको सब समझने की कोशिश कर रहा है वो, तो फिर 8 कर्मों के नाम बताएंगे, उसका इंट्रोडक्शन किया जाएगा और उनका कार्य क्या है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। तथा पेज नंबर 24 पर है अपन, तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं, ठीक है साहब। वहाँ 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। अंडरलाइन द वर्ड कर्मों के निमित्त से। कुमकुम जी आपका माइक चालू है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, कर्मों के निमित्त से। अब निमित्त से क्यों कहा? क्योंकि पहले भी ये बात करके आया है, कारण कार्यपना है कर्मों में और जीव में। कर्मों का जो कर्मों की जो व्यवस्था है, बंध, सत्ता, उदय के बारे में, और उसका जीव के जो ऊपर परिणाम है, इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कारण कार्यपना है, कर्ता कर्मपना नहीं है। इसलिए नीचे फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं कि घातिया कर्मों के निमित्त से, घातिया कर्मों ने जबरदस्ती कोई स्वभाव का घात नहीं किया है, उनका तो निमित्त भर है जिसकी वजह से स्वभाव का घात पाया जा रहा है, ठीक है। अब अपना टेबल भरना चालू होगा, मैं फिर से बता दूं। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण से, उससे क्या, उनके उदय से, ब्रैकेट में समझना है आपको। ज्ञानावरण दर्शनावरण से कहा मतलब उनके उदय से क्या होता है, जीव का जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। किसी ने टेबल क्या मतलब क्या लिखा आपने और कहाँ लिखा? टेबल में कुछ लिखा क्या? उदय में ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती। करेक्ट, बस इतना लिखना है। उदय, ज्ञानावरण दर्शनावरण के सामने उदय के कॉलम में लिखना है कि ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती, ठीक है। ओके, ये एक पार्ट हो गया, सेमी कॉमा दिया, एक पॉज लिया है। उसके बाद उन कर्मों के क्षयक्षम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिर्फ इतना लिखना है, किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता, इतना लिखेंगे, किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता। अब इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। हाँ, अभी मैंने आपको एक हिंट भी दी थी, उसी उदाहरण को देता हूँ। जैसे हमारा वर्तमान में केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है या क्षयक्षम चल रहा है, बताना जरा। उदय चल रहा है या क्षयक्षम चल रहा है?
उदय चल रहा है या क्षयपशम चल रहा है? केवल ज्ञानावरण का है। अभी अभी कहा क्षयपशम, अभी कहा उदय है। एक फिक्स बताइए। ज्ञानावरण पहले ज्ञानावरण के लिए बोला था ऑल ओवर, और आगे केवल ज्ञानावरण के लिए तो उदय ही चल रहा है। क्यों उदय? आप सेटिस्फाई कर पाएंगे आपके आंसर को, जस्टिफाई कर पाएंगे? वो सर्वघाती है और केवल ज्ञानावरण के उदय में वो व्यक्तता नहीं होती, तो केवल ज्ञान की व्यक्तता नहीं है ना। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। केवल ज्ञानावरण, आपने पहला तर्क भी सही दिया कि ये सर्वघाती प्रकृति है, और सर्वघाती प्रकृति या तो उदय में चलती है या क्षय में चलती है। हाँ, उपशम सिर्फ मोहनीय में होता है, ध्यान रखना। उपशम की प्रक्रिया सिर्फ मोहनीय में होती है। अब मैं मोहनीय की बात नहीं कर रहा हूं। मोहनीय को छोड़ करके जितनी भी सर्वघाती प्रकृतियां है उन सब में या तो उदय चलेगा या तो क्षय चलेगा। वहां पर बीच की अवस्था नहीं होती है, उपशम होगा क्षयपशम होगा, नहीं, या तो उदय या तो क्षय, आर या पार में चलता है। ठीक है, तो केवल ज्ञानावरण का अभी हमारा व्यक्त नहीं है, मतलब क्या है? उदय चल रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर क्षयपशम चलता होता, वैसे चलेगा नहीं, संभव ही नहीं है, अपन तो हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं। अगर क्षयपशम चलता होता तो हमको कहीं ना कहीं कभी किसी मात्रा में केवल ज्ञान दिखाई देना चाहिए था, जो कि दिखाई देता है नहीं। ठीक है, इसलिए इसका उदय जानना। अब क्षयपशम की बात करते हैं। सर्वघाती की अपेक्षा इसलिए नहीं हो रहा ना ये। हाँ, बराबर। और भैया जी, ज्ञान का हम जो बात करते हैं कि ज्ञान का क्षयोपशम है, इस ऐसा वो देशघाती के लिए बोल रहे हैं। आपने बताया कि मोहनीय में ही उपशम होता है। हाँ, तो क्षयोपशम तो दूसरी देशघाती प्रकृति में क्षयोपशम तो होता है ना? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। अरे देशघाती प्रकृति में ही क्षयपशम होता है। क्या कहा? ओके, ये इम्पोर्टेंट है। देशघाती में क्षयपशम होगा और सर्वघाती में क्या होगा या उदय होगा। करेक्ट। मोहनीय की बस छोड़, मोहनीय को अगर छोड़ेंगे, मोहनीय में उपशम की भी संभावना है। ठीक है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा करणानियों का प्रकरण चल रहा है, परंतु घबराने की बात नहीं, क्योंकि अपन सब चर्चा करके आ चुके हैं। गुणस्थान में अपना बहुत अच्छे से हुआ है और प्रवेशिका में बहुत अच्छी चर्चा हुई है अपनी कि क्षयपशम पाया जाएगा तो देशघाती प्रकृतियों में ही पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस अनुसार स्पर्धक देशघाती प्रकृति में ही पाए जाते हैं। सर्वघाती, देखिए, देशघाती प्रकृति में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं, देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं। और क्षयपशम की परिभाषा क्या है, कोई बता पाएगा? अपन थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा करते हुए जाएंगे। दो हर टर्म देशघाती, थोड़ा सा क्षयपशम की परिभाषा: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं का सदवस्थारूप उपशम और किन्हीं देशघाती प्रकृतियों का उदय। अब ये परिभाषा सिर्फ देशघाती प्रकृति में ही घटित होगी। ठीक है, इसलिए क्षयपशम सिर्फ देशघाती प्रकृति में ही संभव है। ठीक है, चलिए अब अपने प्रकरण में आइए। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ अपन तो चर्चा कर रहे हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयपशम की। ठीक है, देखिए फिर से कह रहा हूँ, अगर ये अभी की थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा नहीं भी समझ में आई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप ख्याल में आ जाएगा। और तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाए रखिए। अपन जब 90वें अधिकार में जाएंगे ना, तो 90वें अधिकार क्यों, बीच में ही कभी चर्चा आ ही जाएगी, वहां पर फिर से चर्चा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयपशम की बात करते हैं। ओके, अब क्षयपशम अभी किसका चल रहा है? अपना मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का चल रहा है, बराबर। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का क्षयपशम चल रहा है। क्षयपशम चल रहा है मतलब थोड़ा उघाड़ पाया जा रहा है। अगर उतना भी उघाड़ नहीं होता तो क्या होता, बताना जरा। करेक्ट, परफेक्ट, वो तो जड़ ही हो जाता। क्यों? अरे नित्य उघाड़म,
शायद गोमटसर कर्मकांड में है, ये गोमटसर कर्मकांड में ही होना चाहिए। नित्य उघाड़म ऐसा मूल शब्द आया है, कुछ ना कुछ उसका उघाड़ पाया ही जाता है ऐसा। हाँ, पर्याय नामक ज्ञान भी क्यों ना हो, उतना तो पाया ही जाता है, तो वो क्षयोपशम है। ठीक है, और उसी के माध्यम से हमारा जो कुछ भी वर्तमान में जानना हो रहा है तो वो उस क्षयोपशम के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण के बारे में अपन ने उदय की भी बात कर ली, क्षयोपशम की भी बात कर ली, उदाहरण भी अपन ने देख लिए। ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट में उसी के नीचे लिख सकते हैं, जैसे केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण उदय के नीचे, और क्षयोपशम में आप लिख सकते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैसे थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं क्या, प्रकरण चल रहा है इसलिए। कितने जन तैयार है? अभी जो बोलो उसके एक बार फिर से बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, उदाहरण को बस लिखना है आपको कि केवल ज्ञान के लिए जो अपन ने उदय की बात लिखी थी ना, केवल ज्ञानावरण के लिए, उदय के नीचे आपको केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण इतना लिखना है। और क्या कहते हैं, क्षयोपशम में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु अचक्षु इत्यादि इत्यादि लिख दीजिए। ठीक है, दर्शन दर्शन पहले ना ही टेबल को जरा शुरू से बोलेंगे। अरे शुरू से गड़बड़ हो गई। देखिए, 3 कॉलम बनने थे अपने। हाँ, कौन कौन से नाम? पहला तो घाती कर्म का था, दूसरा था अपना उनका उदय, और तीसरा कॉलम था उसका क्षयोपशम। ठीक है, अब उसके नीचे अपन एक एक चालू किया था, पहला ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों को साथ में लिया था। फिर उनके उदय में क्या होता है कि किंचित भी उघाड़ नहीं पाया जाता है, और क्षयोपशम में अपन ने समझा था कि किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। ठीक है, ये ग्रंथ से ही मैं आपको बता रहा हूँ, वही के शब्द है। उदय में क्या लिखा था, ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती। ठीक है, मैं तो आपको एक प्रश्न पूछी, लिखा है ना किंचित। अरे वो क्षयोपशम की बात है। नहीं, वो क्षयोपशम में। हाँ, क्षयोपशम में है। अब ग्रंथ में देखिए ना, आपको ग्रंथ में मिल जाएगा बराबर। ठीक है, चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रश्न पूछना है नहीं पूछना है, मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ, बताइए, हमारा मनपर्य ज्ञानावरण का वर्तमान में क्या हो रहा है? उदय चल रहा है, क्षय चल रहा है, क्षयोपशम चल रहा है, उपशम चल रहा है, क्या चल रहा है? अगर आप उपशम कहेंगे तो आप पहले ही इसमें अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि उपशम सिर्फ मोनिया में होता है, और मैंने प्रश्न आपको ज्ञानावरण का पूछा था, इसलिए उपशम तो हट गया, उपशम तो संभव है नहीं। अब आप कहेंगे क्षयोपशम। क्षयोपशम तब होता ना जब किसी न किसी मात्रा में हमको कभी मनपर्य ज्ञान भी होने लग जाता, जबकि मनपर्य ज्ञान तो हो नहीं रहा है, तो क्षयोपशम की भी बात हट गई। अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो उदय चल रहा है या तो क्षय चल रहा है। क्षय होता तब तो फिर मनपर्य ज्ञानावरण का क्षय होता तो समझना हम अभी केवल ज्ञानावरण अवस्था में होते। क्योंकि क्षय हुए बिना उसका क्षय करेंगे तो डायरेक्ट केवल ज्ञान अवस्था होती है। ठीक है, तो बचता क्या है? उदय चल रहा है। परंतु उदय कैसा चल रहा है तो यह देशघाती प्रकृति, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। ठीक है तो यह देशघाती प्रकृति, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। तो संयोगक्षम नहीं बोल सकते इसको, वो जो संयोगक्षम की परिभाषा में आई थी बात। क्षयोपशम किनको कहेंगे? जिनको मनपर्य ज्ञान प्रकट हुआ है उनको क्षयोपशम कहेंगे। अच्छा, जिनको प्रकट हुआ है उनको संयोगक्षम। हाँ, अपने को उदय कहना। ज्ञान का मन
ग्रहण। मतलब जो जो भी बाद में सम्यक दृष्टि आदियों को प्रकट होते हैं उनकी बात है। मतिश्रुत के लिए तो अपना सहयोक्षम ही चालू है ना। करेक्ट करेक्ट, मतिश्रुत की तो शैवक्षम की बात चल रही है। कितने जनों को प्रकरण भारी जा रहा है। अवधि भी ऐसे गया था, फिर अवधि ज्ञान की सर्वघाती स्पर्धा का बराबर बराबर, अवधि ज्ञान के भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। एक बात समझिए, उदय चलेगा तो कुछ भी प्रकट नहीं होगा, और क्षयपशम चलेगा तो किंचित उघाड़ तो पाया जाएगा। तो क्षयपशम में किंचित ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उदय में एक चीज समझ में आ रही है कि फिर आपको ज्ञान जीरो होगा यदि उसका उदय है तो। बराबर बराबर, क्योंकि सर्वघाती प्रगति, हाँ ये समझने इम्पोर्टेंट ये है। और क्षयपशम में यही है कि क्योंकि वो देशघाती प्रगति है, उनका पार्टली उदय है, जो अपनी फाइनल लाइन आती है देशघाती प्रगति का उदय। देशघाती स्पर्धकों का उदय, प्रकृति का नहीं। थोड़ा लोगों को दिक्कत होती है, लगा एक्सप्रेशन से लगता मुझे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी का जो प्रकरण हो गया, एक काम किए उसको पूरा भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी समझ में आया, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सहज ही में चर्चा करते जा रहा हूँ। मुझे वैसा विकल्प आ रहा है, मैं वैसे चर्चा करते जा रहा हूँ। हाँ, हालांकि ये सब चर्चा अपन कर चुके हैं पहले भी, तो आइडियली आपको आना चाहिए, परंतु नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करना नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इनको समझने में बहुत उपयोग की सूक्ष्मता लगती है। अब टाइम भी ऐसा है, रात्रि का समय चल रहा है, बहुत जन सुस्ती में हो रहे होंगे, दिन भर की थकान निकल रही होगी। तो चलिए अब मैं ज़्यादा प्रकरण को लंबाऊंगा नहीं, अब सीधे अपन चार्ट भरना चालू कर देंगे। ठीक है, अब बहुत आसान होते जाएगा, अब बिल्कुल आसान होते जाएगा। हाँ, अब पूरा एकदम माइंड हल्का रखिए। ठीक है, ये तो ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात अपन ने कर ली। अब तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय उनकी व्यक्तता होती है। ठीक है, क्या कहा? मति ज्ञानावरण और मन पर्यावरण ज्ञानावरण को है ना संयोक्षम के कॉलम में ही लिखा है फिलहाल तो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आगे इतना लिखना, जिनको प्रकट हुआ है उनको। हाँ वही। कुमकुम जी आप चिंता मत कीजिए, मैं चार्ट बना करके ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, आप अभी बस मनोयोग से सुनते जाइए, और जो चार्ट बना रहे हैं वो चार्ट बनाना कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे उत्तम सॉल्यूशन। चलिए अब मोहनीय की बात आ रही है। मोहनीय में क्या लेना है अब आप ही बताएंगे। यहां पर उदय में क्या जाएगा, क्षयपशम में क्या जाएगा? दर्शनावरण का उदय मिथ्यात्व का उदय आएगा ना। यहाँ पर उदय क्या, उससे क्या? जैसे अपन ने ज्ञानावरण में देखा था कि जानना देखना होता नहीं है, वैसे मिथ्यात्व के उदय में क्या, मोहनीय के उदय से क्या? सम्यक दर्शन नहीं होगा। परफेक्ट, सम्यक दर्शन नहीं होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको पंडित जी साहब के शब्दों में लिखना है, तो मिथ्या दर्शन व क्रोध मान माया लोभादिक कषाय की व्यक्तता होती है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षयपशम में क्या लिखेंगे? कुछ लिखेंगे भी या नहीं भी लिखेंगे? अभी क्षयपशम में आपको मैं बताऊं, आपको डैश लिखना है, आपको डैश डाल देना है, कुछ लिखना नहीं है। क्यों? कोई कारण बता सकता है? हाँ, क्योंकि समान का तो या तो होगा या नहीं होगा, बीच में नहीं होता ना। नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। नहीं, संयोक्षम में फिर सम्यक दृष्टि के लिए आएगा ना, संयोक्षम एक सम्यक दृष्टि। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अगर क्षयक्षम कहा भले आदमी तो फिर वो क्षयक्षमी सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा क्या? बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हाँ, और अपन को सारे विभाव वाले मतलब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, ये इसकी चर्चा नहीं करनी है अभी तो पूरी अपन कर्मों की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया है पंडित जी साहब ने। ठीक है, मोहनी की बात हो गई। अब अंतराय की बात करते हैं। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। पॉज। उसके क्षयक्षम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। क्या लिखेंगे अब आप ही बताइए। इसमें लिखेंगे उदय के कॉलम में दीक्षा लेने के सामर्थ्य उसकी व्यक्तता नहीं होती और क्षयक्षम में किंचित शक्ति होती है। बराबर। दीक्षा लेने की सामर्थ्य के साथ साथ जीव का स्वभाव, ये भी ले लेंगे, जीव का स्वभाव व्यक्त नहीं होता। एक उन्होंने आध्यात्मिक अपेक्षा डाल दी, एक उन्होंने चरणानियोग की अपेक्षा डाल दी। ठीक है, चलिए। इस प्रकार घातिया कर्मों के, अगेन अंडरलाइन द वर्ड, निमित्त से, घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि ही से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले जीव एकदम शुद्ध था, बाद में कर्मों ने उसके ऊपर अटैक किया और बोले अटैक, इसको पकड़ लो। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सामने वाले का एक प्रश्न है। अब सामने वाला प्रश्नकर्ता एक प्रश्न पूछता है, क्या कहा आपने कि स्वभाव का घात करता है। घात तो उसको कहते हैं ना जब कोई निर्मल वस्तु हो और उसके ऊपर मलिनता चढ़ी हो, घात तो उसको कहेंगे। स्वभाव कभी व्यक्त था, उसको उसके ऊपर घात किया, फिर स्वभाव अव्यक्त हुआ, घात तो उसको कहना पड़ेगा। कहते सुनो, अनादिकाल से स्वभाव व्यक्त नहीं हुआ, घात इसी को कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पहले स्वभाव व्यक्त था और बाद में उसके ऊपर आवरण आया, नहीं, यहाँ पर अपेक्षा अलग है। यहाँ पर अनादि से ही स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, इसी को हम घात कह रहे हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ तर्क है कि घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। पहले होना चाहिए था, फिर उसका अभाव किया, उसको तो घात कहेंगे। यहाँ स्वभाव का तो सद्भाव है नहीं, घात किसका किया? आप कह रहे हो कि यहाँ पर स्वभाव हम शुद्ध रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, उसका सद्भाव नहीं है, तो घात किसका किया फिर? उत्तर, जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। परंतु फिर से जीव में अनादि ही से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। मतलब केवल ज्ञान का आवरण, कर्मों का आवरण ना हो तो अनंत चतुष्टय रूप कब का प्रकट कर देता? अनंत चतुष्टय प्रकट होते या नहीं होते, बताना जरा। यदि कर्म नहीं होते तो वो तो केवल ज्ञान क्षेत्र में होते ना। बराबर। परंतु अनादि ही से कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। कितने जनों को यह भी समझ में आया? ठीक है, ये तो बात हुई घातीय कर्मों की। अब अघातीय कर्मों की बात करते हैं जरा। तथा 4 अघातीय कर्म है। देखो, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। क्या कहा? 4 अघातीय कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। इसके लिए अपन एक शब्द क्या दिया था? इसके लिए अपन एक शब्द भी दिया था, करेक्ट,
करेक्ट, संयोग कहो, नो कर्म, नौ कर्म नहीं, हाँ नो कर्म कहो, कुछ भी चलेगा। वहाँ वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेदनीय से शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। अब थोड़ा सा करणानियों की अपेक्षा देखेंगे तो वेदनीय कौन सी प्रकृति है, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी या जीव विपाकी, कौन सी प्रकृति है? जीव विपाकी है ये, मैं just trying to- बराबर, जीव विपाकी प्रकृति है ये। और जीव विपाकी प्रकृति का काम क्या होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू फील, ये आप कैसे अनुभव करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी भी बात आएगी, ठीक है, मैंने तो आपको बस हिंट देकर रख दिया। वेदन करना, करेक्ट, वेदन से रिलेट हो गया ना, वेदनीय। बराबर। तो वेदनीय में इतनी बात कह रहे हैं कि या तो शरीर में तुमको अनुकूलता मिलेगी, शरीर में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों भी, तो वेदनीय से अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों मिलती है शरीर में, या शरीर में ना मिले तो शरीर से संबंधित जितने भी संयोग है उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है। जैसे अच्छा घर, अच्छा बंगला, या खराब घर, खराब बंगला, खराब गाड़ी आदि संयोग खराब मिलेंगे। देखो, या तो शरीर अनुकूल होगा या संयोग अनुकूल होंगे, शरीर प्रतिकूल होगा या संयोग प्रतिकूल होंगे, किसी ना किसी प्रकार से तुमको वेदनीय अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। उदाहरण दिया है काठ का खोड़ा, काठ का खोड़ा मतलब किसी को इससे बांध दिया है, क्या कहते हैं, रस्सी से बांध दिया है, तो जैसे जहाँ जहाँ जाएगा रस्सी भी उस, हाँ वही लकड़े को, हाँ लकड़े को भी बांध और रस्सी के माध्यम से बांधा जाता है, ठीक है, जो कुछ भी है। हाँ, कोई एक वस्तु है जिसके साथ जो लगाई जाती है शरीर को लकड़ी की, और जैसे जैसे पैर हिलेगा वैसे वैसे वो लकड़ी भी साथ साथ हिलती जाएगी, ठीक है। हाँ, जैसे और ज़्यादा डीप में ना जानो तो और एक सिंपल उदाहरण देंगे, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी हम आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, उसी प्रकार आयु कर्म का भी ऐसा ही है, जैसे जैसे शरीर आगे बढ़ेगा जीव भी साथ साथ जाएगा ही जाएगा, या जैसे जैसे जीव आगे जाएगा शरीर भी साथ में जाएगा ही जाएगा जब तक आयु का संबंध है, ठीक है। उसके बाद नाम से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। अब पते की बात आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना, ठीक है। वैसे प्रकरण सभी को पता है, परंतु अपन पढ़ रहे हैं तो उस अपेक्षा से मैं आपको कह रहा हूँ। दो बातें होती हैं, हाँ, दो व्यक्तियों की शक्ल क्यों नहीं मिलती, क्योंकि प्रत्येक जन का आघाती कर्म का उदय अलग अलग है। दो जनों की अकल क्यों नहीं मिलती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का घाती कर्मों का उदय अलग अलग है। शक्ल भी नहीं मिलती और अलग अकल भी नहीं मिलती, क्योंकि प्रत्येक की कर्म प्रकृति अलग है, प्रत्येक का कर्म का उदय अलग है, तो उस हिसाब से शक्ल और अकल कभी भी मिलती नहीं है। परंतु हो क्या रहा है, प्राप्त वस्तु में, अब वस्तु कैसे प्राप्त होती है, अघाती कर्म तुमको संयोग देगा। देखो देखो, द्रव्य कर्म के दो भेद हैं, घाती और अघाती। अघाती कर्म तुमको संयोग देगा, ठीक है। अब उस संयोग में तुमने यदि भाव कर्म किया, भाव कर्म माने राग द्वेष किया, तो तुमको नवीन बंध होगा। यदि वहां पर राग द्वेष नहीं किया तो नवीन बंध नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यही कहना चाहते हैं, आघाती कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, आघाती कर्मों से बाह्य सामग्री मिलती है, और उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। मतलब तुमने उसमें मोह माना तो तुम सुखी दुखी होगे,
तुमने उसमें मोह नहीं किया तो तुम सुखी दुखी नहीं होगे। सिंपल सी बात है। कोई आपको बहुत चिढ़ा रहा है, बच्चे स्कूल में बहुत होता है, बच्चे एक दूसरों को बहुत चिढ़ाते हैं, कभी किसी को पसंद आता है, कभी किसी को पसंद नहीं आता है। तो अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो सामने वाला हमें ना चिढ़ाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? वो चिढ़ा रहा है, उसको चिढ़ाने दो। हम नहीं चिढ़ेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। उसकी तरफ से गाली आ रही है, आने दो, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम रिएक्ट करेंगे वो 2 गाली और सुनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कर्म का उदय आ रहा है, आने दो। तुमने रिएक्ट किया, नवीन कर्म बनेगा, वो फिर से फल लेकर के आएगा। बेहतर है अगर तुम ये फल नहीं चाहते हो तो अभी रिएक्ट मत करो। बस यही बात कहना चाहते हैं। तुमको बाह्य सामग्री मिली है, तुमने अगर उसमें मोह किया तो मोह राग द्वेष किया तो उससे तुम इष्ट अनिष्ट कल्पना करोगे, और इष्ट अनिष्ट कल्पना की तुम्हारा उस अपेक्षा बंद होते जाएगा, नवीन बंद होते जाएगा। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादी स्वभाव अपने अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, ठीक है। तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना। फिर से एक बात, तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे। फिर से, जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना, ठीक है। तुम चाहकर भी इन संयोगों को हटा नहीं पाओगे। क्यों? तुम्हारे कर्म का उदय है। जो तुम्हारे गांठ का पुण्य है, जो तुम्हारी गांठ का पाप है, वो फल दिए बिना रहेगा नहीं। तुम लाख प्रयास करो, तुम चाहो ना चाहो, उदय तो आकर के ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं नया प्रकरण को चालू करने की कोई मशक्कत नहीं करना चाहता, क्योंकि आज ही मैं समझता हूँ बहुत हलवा पूड़ी का भोजन हो गया है, बहुत हेवी डोज हो गया होगा। हाँ, नए प्रकरण को अपन नहीं चालू करेंगे। बस एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, आज का प्रकरण जो जैसा भी हुआ हो, 1 बार 2 बार जरूर सुन करके आइएगा, ठीक है। समझ में आए ना आए, सुन करके जरूर आइएगा। और मेरी गारंटी है आपको, आप जैसे ही रिवाइज करने को बैठेंगे आपको फिर से सारी बातें ख्याल में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बस अपना उपयोग शार्प रखना है। और मैं फिर से कहूँ, मैंने कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं की है, जो चर्चा अपन पहले कर चुके हैं उसी को बस दोहराया है। अब आपको ये रिवाइज करते रहना चाहिए, तो फिर आपको फिर वो ज्ञान का विषय बनेगा, नहीं तो फिर आपको भी टफ लगेगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो देखिए, नुकसान मेरा कुछ नहीं है, नुकसान आप ही का होगा। क्यों? आपने इतने 3 साल लगाए हैं, 2 साल 3 साल जो कुछ भी है, 3 साल अब तक के लगाए हैं, आपका समय जाया होगा। कितना कब चालू किया था? 2022 में चालू किया था, 2024 मतलब 2.5 साल हो गए हैं लगभग। 2.5 साल में कितने होते हैं? 900 दिन, लगभग 1000 दिन होते हैं। 900 दिन पकड़ के चलो। अब 900 दिन के आप पौना घंटा भी लगा लो तो कितना होता है? हाँ, 675। तो आपके 675 700 घंटे आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो आपके 700 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। विचार करना। तो रिवाइज करते रहिए, करणानियोग के विषय को बार बार निरंतर रिवाइज करेंगे तो ही वे ज्ञान के विषय बनेंगे। नहीं तो अध्यात्म की बात तो क्या है, वो तो सब बताते हैं, उसमें नए बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। करणानियोग के विषयों को बार बार लगातार रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।